अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया के 18वें जनरल इलेक्शन में नरेंद्र मोदी कंसेक्टिव तीसरी मरतबा इंडिया के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी इंडिया के वो तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कंसेक्टिव 3 टाइम्स इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं। इंडिया की अपर असेंबली, जिसको लोकसभा कहा जाता है, उसमें टोटल 543 सीट्स हैं और किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए टोटल 272 सीट्स रिक्वायर होती हैं। सिंपल मेजॉरिटी बनाने के लिए तकरीबन 363 सीट्स रिक्वायर होती हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने 2024 के इलेक्शन में टोटल 240 सीट्स जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी की पार्टी ने हुकूमत में आने के लिए जिन दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद किया है, उनमें जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, नेशनल कांग्रेस पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी शामिल हैं। अगर बात की जाए 2014 की, जब नरेंद्र मोदी पहली मरतबा इंडिया के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, उस वक्त बीजेपी ने तकरीबन 282 सीट्स सिक्योर की थी और इसने दूसरी जमातों के साथ अलायंस बनाकर टोटल 336 यानी कि 336 सीट्स सिक्योर की थी। और इसने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए जिन दूसरी पार्टी के साथ अलायंस बनाया था, उनमें शिवसेना, नेशनल कांग्रेस पार्टी और अपोलो डेमोक्रेटिक अलायंस जैसी दूसरी पार्टी शामिल हैं। और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस बनाकर बीजेपी तकरीबन 336 सीट सिक्योर करने में कामयाब रहती है। अगले ही इलेक्शन यानी कि 2019 के जनरल इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की पार्टी तकरीबन 303 सीट्स जीतने में कामयाब रहती है और अपनी गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए वो जिन दूसरी पार्टीज के साथ अलायंस बनाती है, उनमें शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और अपोलो डेमोक्रेटिक अलायंस जैसी पार्टी शामिल होती है। नरेंद्र मोदी का इस तरह तीसरी मरतबा इंडिया का वज़ीर आज़म मुंतखब होना अपने आप अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन उस कामयाबी के पीछे बीजेपी की बहुत सारी अचीवमेंट शामिल है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से पहले इंडिया की क्या सिचुएशन थी, तो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 2 टाइम कंसेक्टिव इंडिया की प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली थी, उनके दौर में इंडिया इकोनॉमिकली बहुत डाउनफॉल का शिकार रहा। अपने पहले टेन्योर में डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने में नाकाम रहते हैं और अपने दूसरे टेन्योर में, अपने पहले टेन्योर में होने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस को समेटते समेटते ही उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में इंडिया में इन्फ्लेशन 10% इंक्रीज कर गई थी और इंडिया की सारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ फॉरेन रिजर्व तक महदूद हो गई थी। इसके साथ ही साथ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन का ग्राफ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। लिहाजा 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने यह नारा लगाया कि वो इंडिया में बहुत बड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे और नरेंद्र मोदी ने आते ही अपने पहले टेन्योर में डिजिटल इंडिया के नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिससे इंडिया की तमाम सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया। करप्शन को ख़त्म करने के लिए ऑनलाइन बिलिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके साथ ही साथ इंडिया में ई गवर्नेंस और गवर्नमेंट सर्विसेज को भी ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दिया गया। 2014 में सिर्फ 19% इंडियन को इंटरनेट एक्सेस हासिल थी और सिर्फ 15% लोग ही मोबाइल यूज़र थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव से अब सूरत हाल ये है कि इंडिया उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल होता है जो कि फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो 2014 से 2022 के दौरान जीडीपी ग्रोथ में 40% इंक्रीज देखने में आया। इसके साथ ही साथ आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आखिर तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% इंक्रीज कर जाएगी, जो कि खित्ते में सबसे ज़्यादा है। इवन चाइना की भी 2024 के आखिर तक 4.5% ग्रोथ रेट बताई जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी ने अपने दौर में 4% इन्फ्लेशन को डिक्रीज़ किया और बहुत सारे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की। इसके साथ ही साथ इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चंद्रयान 3 का कामयाब तजर्बा करने का सेहरा भी बीजेपी की हुकूमत को ही जाता है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी इंटरनेशनल सतह पर इंडिया को अच्छे प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस करवाना और अपना आप मनवाना है। यही वजह थी कि यूएसए और सऊदीया जैसी रियासतें भी इंडिया के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई हैं और उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं और इंडिया G20 कंट्रीज़ की फहरिस्त में भी शामिल हो गया है। ना सिर्फ G20 कंट्रीज़ में शामिल हुआ है बल्कि इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाले कंट्रीज़ में शामिल होता है। ये तमाम वो पॉइंट्स है जिसने नरेंद्र मोदी को तीसरी मरतबा भी इंडिया का वज़ीर आज़म मुंतखब होने में हेल्प प्रोवाइड की।
दोस्तों अगर देखा जाए तो अपने तीनों इलेक्शंस की बनिस्बत इस इलेक्शन में बीजेपी ने सबसे कम सीट्स हासिल की हैं। अपने पहले इलेक्शन यानी कि 2014 में बीजेपी ने 282 सीट सिक्योर की थी और दूसरे इलेक्शन में बीजेपी ने तकरीबन 303 और जबकि इस इलेक्शन में सिर्फ 240 सीट सिक्योर की हैं। इसकी बड़ी वजह नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पे होने वाला बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। बीजेपी की गवर्नमेंट पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म 2023 में देखने को मिलता है जब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होती है और उसमें कहा जाता है कि अडानी ग्रुप, जिसका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है मोदी गवर्नमेंट के साथ, वो इंडिया में ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन और फ्रॉड स्कीम में मुलव्वस नजर आती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। संसद में विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर रखी है तो संसदीय कार्य मंत्री सफाई दे रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा इस टेन्योर में यह भी माना जाने लगा कि मोदी एक डेमोक्रेटिक लीडर नहीं बल्कि एक डिक्टेटर के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने इंडिया के तमाम मीडिया आउटलेट्स को अपने कंट्रोल में किया हुआ था और यही वजह है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 180 कंट्रीज में 161 नंबर पे लाया करता है और पिछले 2-3 सालों में इंडिया 141 पे लाया करता था। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने ना सिर्फ मीडिया आउटलेट्स को अपने कंट्रोल में किया बल्कि अपोजिशन लीडर्स को भी अपने खिलाफ बोलने पे गिरफ्तार किया। इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल पवन खेड़ा, जो कि मोदी की गवर्नमेंट में अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का अडानी ग्रुप के साथ क्लोज टाइज की जिक्र किया और इस बुनियाद पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया। गौतम दास दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। इसके बाद पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। Senior Congress leader Pawan Kheda was arrested by the Delhi police on 23rd February. सिर्फ यही नहीं बल्कि नेहा सिंह राठौड़, जो कि एक सिंगर हैं, वो अपनी पोएट्री और सॉन्ग्स में अक्सर बीजेपी की गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म करती रहती हैं। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। उनको भी लीगल नोटिस पब्लिश किया गया कि वो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म करना छोड़ दें। सिर्फ यही नहीं बल्कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जिसमें 2002 में गुजरात में होने वाले मजालिम का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को ठहराया जाता है। ये वाकया कुछ यूं होता है कि 2002 में हिंदू यात्री ट्रेन के जरिए किसी जगह पर जा रहे होते हैं और उनकी ट्रेन को आग लगा दी जाती है जिससे 60 के नज़दीक हिंदू मर जाते हैं और उसका सारा जिम्मा सबूतों के बगैर ही मुसलमानों पे लगा दिया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों पे चढ़ दौड़ते हैं और तकरीबन 1000 से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद कर देते हैं। उस वक़्त गुजरात में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उन तमाम हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट किया। यही वजह थी कि यूएसए ने मोदी का यूएसए में आना बैन कर दिया था। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब से डिलीट करवा दी। अगर इकनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो बहुत सारे क्रिटिक्स के नज़दीक नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ की है और अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो भी बढ़ी है। अगर पाकिस्तान पे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का इम्पैक्ट देखा जाए तो वो कोई ख़ास अच्छा नहीं था। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट शुरू से ही एंटी पाकिस्तान स्टांस लेके चल रही है और इसी गवर्नमेंट की हुकूमत में पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स देखने को मिली और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने हर इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान को अपोज किया है। लेकिन सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म उस वक्त हुआ जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को नल एंड वाइड करार दिया। इस आर्टिकल के तहत मकबूजा कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की हैसियत हासिल थी और उनको अपना अलग फ्लैग और अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन रखने की इजाज़त थी और किसी भी गैर कश्मीरी को ये इजाज़त नहीं थी कि वो कश्मीर में कोई जगह खरीद सके। लेकिन 370 आर्टिकल के नल एंड वाइड होने के बाद कश्मीरियों से ये तमाम हकूक़ वापस ले लिए हैं, जिस पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया लेकिन उसका कोई खातर खा नतीजा देखने में नहीं मिला। लिहाजा नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कोई ख़ास अच्छे नहीं रहे। इस टॉपिक पे आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।